ग्राफ आपका गलत हो गया है। काट दो उसको। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा और नीचे ले जाइए। ये वाला, ये छोड़ दो। ऐसे ऐसे दो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहले के लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया था आप लोगों ने, और एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग हम लोगों ने समझा था कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते किसको हो। तो वहां पर बताया गया था कि मिनिमम amount of energy which must be absorbed by the reactant molecule to take part in chemical reaction। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जितनी एनर्जी आउटर मोस्ट सोर्सेज से एब्जॉर्ब की जानी चाहिए वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। आपने लास्ट में ग्राफ के द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब उसी में दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, मिनिमम minimum the activation energy, minimum the activation energy, minimum the activation energy faster the rate of reaction, faster the rate of reaction, faster the rate of reaction। Number two, as the activation, as the activation energy increases, as the activation energy increases, the rate of reaction, the rate of reaction decreases, the rate of reaction decreases। Number 3, very important, the activation, the activation energy, the activation energy may not be zero, the activation energy may not be zero। और इसको प्रूव करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती। आपने अभी इसके कुछ दिन पहले के लेक्चर में लिया था के इज इक्वल टू ए इंटू ई के पावर ई ए अपान आर टी। इस इक्वेशन का नाम क्या है? अरेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करो। पहले तो यहाँ लिखे हो मे नॉट बी जीरो, तो पहले तो ये मान लो कि मे बी जीरो। अब अगर वो जीरो से हम तब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जीरो क्यों नहीं हो सकती। तो मान लिया जाए इसको जीरो, यानी इफ ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ई ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो जरा देखें के इज इक्वल टू ए ई के पावर, ये वैल्यू जीरो हो गई, यानी पूरी वैल्यू क्या हो गई? ये जीरो, ई के पावर क्या हो गया? जीरो। ये वैल्यू क्या हो गई? तो के इज इक्वल टू क्या हो गया? ए के। और ए को हम कहते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, ध्यान देना, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इस कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया, जो यहाँ आपने इक्वेशन लिखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जितना कोलिजन होगा पूरा का पूरा कोलिजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि किसी भी रिएक्शन के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि सभी के सभी कोलिजन करने वाले
मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी नेवर बी जीरो। फिर सुन ले मैंने क्या बोला। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है तो लास्ट में हम लोगों को क्या मिल रहा है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा सभी कोलिजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, प्रोडक्ट में। इसका मतलब सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में कोलाइड करेंगे वो सभी के सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि प्रैक्टिकली सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या ऐसे कह दो जितने कोलिजन होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच वो सभी के सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी नेवर बी जीरो। तो पहले आप इतना लिखिए, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद इसका कंक्लूजन लिखा जाएगा। लिख लिया। 10 रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू collision frequency, is equal to collision frequency, that is all collision must cause chemical reaction which is impossible practically, full stop. This is the reason that activation energy never be zero, एक्टिवेशन एनर्जी नेवर बी जीरो। क्राइटेरिया हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए तो हम यही कहेंगे कि जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच कोलिजन होगा सभी कोलिजन से बन जाएगा प्रोडक्ट, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब हर केमिकल रिएक्शन की अपनी कुछ न कुछ क्या होती होगी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंट होती होगी। और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा, फास्ट होगा। यानी अब ये कह सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन वैसे वैसे क्या होता है, घटता है। अब आइए इस बात जो अपने यहाँ पर एक पॉइंट को, तो तीसरे पॉइंट को मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर आप ये देखो, पहला और दूसरा पॉइंट एक ही कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। हो गया, ये पॉइंट हो गए सब। छप गया। आओ जरा देखो, पॉइंट नंबर 1 और 2 के लिए कुछ आप बनाइएगा नहीं, केवल देखिए। कल ऐसा आपने ग्राफ बनाया हुआ था, ये ग्राफ था, और ये ग्राफ है। ध्यान देना, इसी ग्राफ से, अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया
तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच क्या रिलेशन होगा, आराम से आप बता सकते हो। यहाँ कौन सी एनर्जी को आपने कर रिप्रेजेंट किया था? थ्रेशोल्ड एनर्जी का दूसरा नाम क्या दिया था? एनर्जी बैरियर। बैरियर का मतलब बाधा है। इसका मतलब हो गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक उस बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी वही एनर्जी बैरियर होगी, अर्थात थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब आप जरा देखिए, यहाँ पर आप कल मेंशन किए थे उसको मिला लीजिए, यहाँ पर भी मेंशन कर रहे हैं उसको मिला लीजिए। यानी यहाँ पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस को ही क्या बोला है? और यहाँ पर भी वही कहानी बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप दोनों ग्राफ को देख करके बताओ, यहाँ केवल हाइट को ही देख करके अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ और यहाँ दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कहाँ पर हाई होगी? बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर हाई दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है। ध्यान समझिएगा, यही एनर्जी बैरियर है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इसी एनर्जी बैरियर को क्या करना है? क्रॉस करना है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ से कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही कहाँ पहुंच जाएगा? एनर्जी बैरियर के पास। लेकिन यहाँ से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी बैरियर के पास पहुंचने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यानी यहाँ पर अगर अधिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा तो ऐसी कंडीशन में रेट क्या होगा? रेट घटेगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ पहुंचने में कम टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। यानी मिनिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कम समय में अधिक से अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ पहुंच गए? एनर्जी बैरियर के पास पहुंच गए। और यहाँ पर क्या हुआ? अधिक से अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अधिक समय में अधिक से अधिक एनर्जी एब्जॉर्ब किया और अधिक समय में यहाँ से कहाँ पहुंचे वो? एनर्जी बैरियर के पास। इसलिए यहाँ पर रेट क्या होगा? यहाँ पर रेट स्लो होगा और यहाँ पर रेट क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि कम समय में जो एनर्जी बैरियर के पास पहुंचेगा, बोलो, मिनिमम टाइम में एनर्जी बैरियर के पास जो पहुंचेगा, इसका मतलब फास्ट रेट से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो। पहले और दूसरे पॉइंट का वही मीनिंग है। पहला और दूसरा पॉइंट आपने जो मेंशन किया हुआ देख लीजिए, उसका मीनिंग यही है। आपने लिखा है मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या दूसरे में क्या लिखा? एज द एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा इसके कंपैरिजन में। बात क्लियर? तो अब यहाँ पर ओरली ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। बात क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती, ये भी मैंने आपको प्रूव करके बताया कि एक्टिवेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी नेवर बी जीरो। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, अर्थात जितने कोलिजन होंगे, सभी कोलिजन से क्या बन जाना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन नेवर बी जीरो। बात क्लियर? अब चलिए अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हेडिंग उसी एक्टिवेशन एनर्जी में ही है। एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन द basis of activation on the basis of एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी के आधार पर एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकले, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, और एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब हो। ठीक है, वो कहलाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर सुन ले, दोज रिएक्शंस इन विच हीट गिवन आउट, those reactions in which heat given out called exothermic reaction, and those reactions in which heat taken called endothermic reaction। हम सभी लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इसके लिए हमारे साथ आप लोग दो ग्राफ को प्लॉट करिए। दो ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ। एक यहाँ पर वही ग्राफ जैसे अभी कल प्लॉट किया था उसी तरीके का रहेगा।
बस थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा, एनर्जी रहेगा। और इसके अलावा क्या लिखे थे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वही कहानी दूसरे में भी रहेगी, दूसरे वाले ग्राफ में भी वही रहेगा। एनर्जी और इसके अलावा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ध्यान से बनाइएगा। यहाँ रिएक्टेंट है और यहाँ पर क्या होगा? ये प्रोडक्ट है। तो इसको हम लिखेंगे EAR, और इसको लिखेंगे EAP। EAP और EAR। EA मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और R मतलब हो गया रिएक्टेंट, और P मतलब हो गया प्रोडक्ट। तो आप हाइट को देख करके बताओ इस वक्त किसकी एक्टिवेशन एनर्जी अधिक नजर आ रही है? प्रोडक्ट की। और यहाँ देखो, इस एक्सिस पर क्या है? एनर्जी है।
यहाँ एनर्जी किसका है? रिएक्टेंट का है। और यहाँ एनर्जी किसका है? प्रोडक्ट का है। ग्राफ को देखकर बताओ, एनर्जी किसकी, एक्टिवेशन नहीं, एनर्जी किसकी लोअर है? प्रोडक्ट की एनर्जी लोअर है कंपेयर टू द रिएक्टेंट। अब दो बातें आप कंक्लूजन में ला सकते हो। यदि रिएक्टेंट की एनर्जी, ध्यान रखना, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से हाई होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट के एनर्जी से हाई होगी, तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट के एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी। समझ पाए? मैंने क्या बोला? रिएक्टेंट की एनर्जी हायर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, then activation energy of reactant will be less than the activation energy of product। ऐसे में जो ये डेल्टा एच की वैल्यू होगी वह निगेटिव होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू जब भी निगेटिव होगी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव तो एक्सोथर्मिक होगा। अब ये नेगेटिव कैसे आता है, यहाँ आप लिखिएगा नहीं। डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है यहाँ पर एच पी माइनस एच आर होता है। एच पी माइनस एच आर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या दूसरे शब्दों में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफ में देखो, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हायर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मैथमेटिकल साइन में आओ, ये वैल्यू लोअर है इस वैल्यू से, रिजल्ट इसका क्या होगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। तो हम सभी लोगों का जो हेडिंग है वो इस बिहाफ पर है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पर हमें बताना है कि रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। बात क्लियर हुई? फिर सुन लो, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, मींस रिएक्शन विल बी, ग्राफ बन गया, नीचे लिख दो कंक्लूजन इसका। बोले इफ एक्टिवेशन एनर्जी, if activation energy of reactant is less than the activation energy of product, ब्रैकेट में लिखो ई ए आर लेस देन ई ए पी, लेस देन ई ए पी, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव, एंड द रिएक्शन will be exothermic, reaction will be exothermic। अब इसी का अपोजिट कर देना है आपको, दूसरा वाला भाग इसी का अपोजिट कर देना है। और जो ग्राफ बनाए हो ना, प्रोडक्ट वाला ग्राफ का थोड़ा एनर्जी हायर हो जाएगा। मतलब अब देखो उसके लिए दूसरा वाला ग्राफ, सेकंड ग्राफ जो प्लॉट करेंगे फिर वैसे प्लॉट करेंगे आप।
इसके लॉन्ग लेंगे एनर्जी, और इसके लॉन्ग आप लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर जो आप ग्राफ बनाओगे वो ग्राफ ऐसा होगा। अब देख लो, पहले वाले में इसमें मिला लो, पहले वाले में ये हायर था, ये लोअर था। इस वाले में क्या हो गया, ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया। यहाँ पर कहानी वही रहेगी, यहाँ तो एनर्जी बैरियर ही है। ये ग्राफ, ये एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ईएपी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EAR। यहाँ पर आपका है ये प्रोडक्ट, और ये है आपका एवरेज, KE ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो आपका बैठा है, ये जो आपका बैठा है ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड। या इसी को आप लिख रहे हो एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर।
छप गया? तो बताओ सेंटेंस क्या लिखोगे, यहाँ पर यही बदलना है। अपने से बताओ, पहले एक बार अपने मन में बैठा लो, उसके बाद तब लिखो। इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस के जगह ग्रेटर, क्योंकि ये हाइट ज्यादा है, ग्रेटर देन द, ठीक, यानी ई ए आर ग्रेटर ई ए पी, देन डेल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और तब रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। अब सेंटेंस बना लो। इफ द एक्टिवेशन, if the activation energy of reactant is greater than the activation energy of product, मतलब ई ए आर ग्रेटर देन ई ए पी, ई ए पी, देन डेल्टा एच, देन डेल्टा एच is equal to positive, delta H is equal to positive, and the reaction will be एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक कोई पूछेगा बता ले जाओगे ना जी। हीट टेकन ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट टेकन दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड व्हेनेवर हीट गिवन आउट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन। अब उसके बाद, इसके नेक्स्ट एक्टिवेशन का लास्ट टॉपिक, और वह है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, effect of catalyst on the activation energy, effect of catalyst on the activation energy, effect of catalyst on the activation energy। तो इसमें एक लाइन का इसका कमेंट कर लीजिए आप, कैटलिस्ट का मीनिंग क्या है। द सब्सटेंस, या लगा दो सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस विच कैन चेंज, which can change the rate of, which can change the rate of chemical reaction, which can change the rate of chemical reaction without involving in reaction, without involving in reaction are called, without involving in reaction are called catalyst, are called catalyst। यानी ऐसे सब्सटेंस जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन रिएक्शन के रेट को क्या करें, चेंज कर सकते हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। अब जरा ध्यान देना, कैटलिस्ट का दो नेचर होता है, या तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है, मतलब इंक्रीज करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट,
और अगर कोई कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, ध्यान देना है अब यहाँ पर। अभी आपने ऊपर मेंशन किया है कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लेस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। तो अब फिर से कोरिलेट करिए, सेंटेंस को कोरिलेट कर लोगे, भूलेगा नहीं। अभी क्या बताया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लेस होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। अब बताओ, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? ध्यान से सोच करके फिर से मेरी बात आप सुन लो, फिर से समझो मैंने क्या इसके पहले बोला और अभी क्या बोला। मैंने इसके पहले के पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लेस है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लेस है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा। और यहाँ अभी मैंने क्या बोला कि अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो अब आप दोनों को अगर कोरिलेट करिए, आप यही कहोगे ना कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। बातें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों का कोरिलेशन समझा? मिनिमम द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसका अपोजिट है कि अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो कि पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द वैल्यू ऑफ activation energy and negative catalyst enhances the value of activation energy। खोपड़ी काम की, तो आगे मेंशन करिए इसको। एक काम करो, पहले इसमें आप एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाइए। ग्राफ के द्वारा समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा ये। यहाँ हम आपको 3 ग्राफ बनवाते हैं, 3 ग्राफ। और अब भी समझ में नहीं आएगा तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। प्रोग्रेस ऑफ, तो यहाँ से जाने के बाद गर्मी की छुट्टी मनाई जाती है या थोड़ा रिवीजन भी होता है? गर्मी की छुट्टी मनाई जाती है। अच्छा, ये पहला ग्राफ। बोलो यहाँ क्या? अब बगैर बोर्ड देखे बनाओ। ग्राफ का मॉडल आपके पास हो गया, बगैर बोर्ड देखे सब लिखो अपने कॉपी पर। इसमें क्या क्या लिखना है आपको? यहाँ फिगर का आपको नेमिंग करना होगा।
ये वो ग्राफ बनाया गया है जिसमें किसी भी कैटलिस्ट को शो नहीं किया गया है। बगैर कैटलिस्ट का ये आपके पास ग्राफ होगा। इस तरह का ग्राफ आप विदाउट कैटलिस्ट यूज करोगे